रूस ने अपनी 5वीं पीढ़ी के स्टील फाइटर जेट कार्यक्रम में एक बड़ा और चौंकाने वाला कदम उठाते हुए 2 सीटों वाले नए SU-57D फाइटर जेट का खुलासा कर दिया है। और यह वही विमान है जिसे लेकर पिछले कई वर्षों से रक्षा क्षेत्रों के बीच चर्चा चल रही थी, लेकिन अब इसकी पहली उड़ान के बाद रूस ने दुनिया को साफ संकेत दे दिया है कि भविष्य की हवाई लड़ाइयां केवल तेज रफ्तार और मिसाइलों के दम पर नहीं, बल्कि मानव और ड्रोन के संयुक्त नेटवर्क पर आधारित होंगी। रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन यानी UAC ने इसकी पुष्टि की। SU-57D ने 19 मई 2026 को अपनी पहली सफल उड़ान पूरी कर ली। इस उड़ान को रूस के प्रसिद्ध टेस्ट पायलट सर्गेई बोगदान ने अंजाम दिया। यह नया फाइटर जेट पारंपरिक SU-57 फेलोन का उन्नत संस्करण माना जा रहा है, लेकिन इसका सबसे बड़ा अंतर इसका ट्विन सीट यानी 2 सीटों वाला कॉकपिट है। अब तक रूस का SU-57 केवल सिंगल सीट कॉन्फ़िगरेशन में मौजूद था, जबकि दुनिया के कई सैन्य विशेषज्ञ लंबे समय से यह सवाल उठा रहे थे कि यदि भविष्य में ड्रोन नियंत्रण, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और नेटवर्क केंद्रित ऑपरेशन बढ़ेंगे तो एक अकेला पायलट इतने सारे काम कैसे संभालेगा। रूस ने शायद इसी सवाल का जवाब SU-57D के रूप में दिया। आपको बता दें कि SU-57 का दूसरा क्रू सदस्य केवल पायलट नहीं होगा, बल्कि वह एक तरह का मिशन कमांडर बन सकता है। उसका काम होगा ड्रोन नियंत्रित करना, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम देखना, सेंसर डाटा का विश्लेषण करना और हवाई युद्ध के दौरान नेटवर्क आधारित कमांड देना हो सकता है। यही कारण है कि कई विश्लेषक इस विमान को सीधे छठी पीढ़ी के लड़ाकू अवधारणाओं से जोड़कर देख रहे हैं। रूस का SU-57 पहले से ही एक अत्याधुनिक स्टील मल्टी रोल फाइटर माना जाता है। यह विमान दुश्मन के रडार से बचते हुए हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के मिशन कर सकता है। इसके डिजाइन में स्टील तकनीक, सुपर मैन्यूवरेबिलिटी, सुपर क्रूज और एडवांस एवियोनिक्स शामिल है। लेकिन SU-57D के आने के बाद यह प्लेटफॉर्म अब सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, बल्कि एक एयरबोर्न कमांड प्लेटफॉर्म बनता दिखाई दे रहा है। रूसी अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि यह विमान भविष्य में लॉयल विंगमैन ड्रोन के साथ मिलकर काम करेगा। लॉयल विंगमैन का अर्थ ऐसे AI आधारित कॉम्बैट ड्रोन है जो मुख्य लड़ाकू विमान के साथ उड़ते हैं और उसके आदेश पर दुश्मन के खिलाफ हमला करते हैं। रूस पहले से S-70 ओकोतनिक V जैसे भारी स्टील ड्रोन पर काम कर रहा है, जिसे SU-57 के साथ जोड़ने की योजना लंबे समय से चल रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि SU-57D का असली मिशन भी यही हो सकता है। एक पायलट विमान उड़ाएगा, जबकि दूसरा अधिकारी ड्रोन स्क्वाड्रन को नियंत्रित करेगा। यदि भविष्य की हवाई लड़ाइयों में दर्जनों AI ड्रोन एक साथ काम करेंगे तो ऐसे 2 सीट वाले स्टील फाइटर बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। यही वजह है कि इस विमान को केवल ट्रेनर जेट नहीं, बल्कि ड्रोन कमांडर भी कहा जा रहा है। रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतरोव ने कहा कि यह विमान केवल कॉम्बैक्ट मिशन के लिए नहीं, बल्कि ट्रेनिंग और कमांड एंड कंट्रोल भूमिका के लिए भी बनाया गया है। वहीं UAC के प्रमुख बादिम बदेखा ने दावा किया कि इस नए संस्करण को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेहद महत्वपूर्ण निर्यात सफलता मिल सकती है। यहीं से भारत का नाम भी चर्चा में आ जाता है। दरअसल भारत और रूस ने वर्षों पहले FGFA यानी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट कार्यक्रम शुरू किया था। इस परियोजना के तहत भारत एक 2 सीटों वाला स्टील फाइटर चाहता था, जिसमें भारतीय एवियोनिक्स और सिस्टम लगाए जाते। हालांकि 2018 में भारत इस परियोजना से अलग हो गया था, लेकिन अब SU-57D के सामने आने के बाद फिर चर्चा शुरू हो गई है कि क्या रूस वास्तव में वही विमान बना चुका है जिसकी मांग भारत ने वर्षों पहले की थी। रिपोर्टों के अनुसार रूस हाल के महीनों में भारत को SU-57 ऑफर करने में काफी आक्रामक दिखाई दिया है। एरो इंडिया 2025 के दौरान भी रूस ने भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, HAL के साथ स्थानीय उत्पादन और भारतीय हथियारों के इंटीग्रेशन तक की पेशकश की थी। भारत की अपनी एमका परियोजना अभी विकास के चरण में है, उसे ऑपरेशनल होने में समय लग सकता है। ऐसे में कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि रूस भारत को SU-57D जैसे 2 सीट वाले संस्करण के जरिए फिर से आकर्षित करने की कोशिश कर सकता है। हालांकि भारत के लिए यह निर्णय आसान नहीं होगा, क्योंकि वह पश्चिमी तकनीकों और स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर भी काफी जोर दे रहा है। SU-57D की डिजाइन में सबसे बड़ा बदलाव इसका आगे का फ्यूजलाज हिस्सा है। तस्वीरों में साफ दिखाई देता है कि इसका कॉकपिट SU-30 MKI जैसी टेंडम सीट व्यवस्था अपनाता है, जिसमें पीछे बैठा अधिकारी ऊंची स्थिति पर बैठता है ताकि उसे बेहद दृश्य मिले। यह डिजाइन केवल ट्रेनिंग के लिए नहीं, बल्कि जटिल युद्ध मिशनों के लिए ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है।